एमसीक्यूज नंबर 115 में हमारे पास एमसीक्यूज है कि प्रोलिफरेशन फेज ऑफ द वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में हमारे पास जो आपको पता है दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वुंड हीलिंग में। एक हमारे पास रीजनरेशन है और एक रिपेयर का कॉन्सेप्ट है। रीजनरेशन हमने कल भी कहा था, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल सेल्स होते हैं, स्टेबल सेल्स अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लिवर में हेपेटोसाइट्स हैं, वो अपने आप को रिप्लेस कर लेंगे। इसी तरह आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, वो अपने आप रिप्लेस करते हैं आफ्टर इंजरी। लेकिन कुछ जगह पे प्रोसेस होता है रिपेयर का। प्रोसेस में क्या होता है, वुंड हीलिंग स्टार्ट होती है, उसकी फेजेस होती हैं। फेज 1 में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वुंड है, यहाँ पे इस तरह स्किन है और यहाँ पे ब्रेक आ गया कंटिन्यूटी में। तो सबसे पहले शुरू में क्या होता है, यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू आता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वहां पे शुरू में टाइप 3 कोलेजन होता है और उसको स्ट्रेंथन करता है फिर लेटर ऑन टाइप 1 कोलेजन। और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइप 3 कोलेजन है, फॉर एग्जांपल टाइप 1 कोलेजन है, उसके डिसऑर्डर्स कौन से हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट हो गया। टाइप 4 कोलेजन है, उसका कोई डिसऑर्डर है तो वो आपके पास आता है गुड पास्चर। ठीक है, ये पेट क्वेश्चन है, इसी तरह सिनेरियो रिपीट होते हैं। अपर maxillary molar cusp is fracture and the patient complain of a sharp edge. Which cusp is most likely involved? This is the palatal cusp. Swelling up below the angle of the mandible contain the great vessel. What is the likely diagnosis? अच्छा, यहाँ पे for example this if this is a mandible, यहाँ से ऐसे mandible जा रही है, ये आप ड्रॉ कर ले। oh sorry, this is mandible, ये आपके चिन्ह है और दोनों तरफ ऐसे मैंडिबल है, ये ईयर है आपके। अब यहाँ पे जो स्टेनोक्लेफ्रोमास्टाइड मसल जा रहा होता है और दरमियान में इधर थायराइड कार्टिलेज पड़ा हुआ है। ये जो ट्रायंगल होते हैं ना शुरू इसको कहते हैं एंटीरियर ट्रायंगल। ये इंटीरियर ट्रायंगल है। इसमें अगर आपके पास और ये पीछे जितनी की है स्टेनोक्लेफ्रोमास्टाइड के पीछे वो है पोस्टीरियर ट्रायंगल। एंटीरियर ट्रायंगल के डायग्नोसिस आपसे कोई स्वेलिंग आएगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिस्टिक स्वेलिंग है, ज्यादातर क्वेश्चन सिस्टिक स्वेलिंग होता है। सिस्टिक स्वेलिंग एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर आपके पास जो होती है वो ब्रेकियल सिस्ट होती है और पोस्टीरियर ट्रायंगल में सिस्टिक स्वेलिंग जो होती है वो आपके पास सिस्टिक हाइग्रोमा होता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि पेशेंट है उसको स्वेलिंग बिलो द एंगल ऑफ मेडिंग कंटेनिंग द ग्रेट वेसल। उसने सिस्टिक का वर्ड यूज नहीं किया। तो हर एक कॉमन सेंस बच्चे को मुझे है उसको पता है कि नीचे कैरोटिड आर्टरी जा रही है, उसका एन्यूरिज्म हो सकता है। लेकिन इतना सीधा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। अगर वो साथ कहेगा कि एक्सपेंसाइल है और ये कीमोडेक्टोमा होता है, कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर भी पास होता है इस जगह पे होता है। एक्टोपिक सिलिवरी ग्लैंड सीन इन द चीक, व्हाट इज द डायग्नोसिस और एनाटॉमिकल फीचर इन्वॉल्व। तो ये माइनर सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये नॉर्मली बक्कल म्यूकोजा में होता है, ये एक्टोपिक टिश्यू होता है। ये लिप्स पे होते हैं, बक्कल म्यूकोजा पे होते हैं और पैलेट पे होते हैं, ये माइनर ग्लैंड। ये सेक्रेट कंटिन्यूअसली और ओरल म्यूकोजल लुब्रिकेशन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं और बाज़ औक़ात यहाँ पे म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमास होते हैं। वैसे सिलिवरी ग्लैंड का सबसे कॉमन ट्यूमर जो है, मोस्ट कॉमन 85% लोगों के अंदर, वो कौन सा होता है, वो भी आपको एमसीक्यूज आता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। What is a typical प्रेगनेंसी में कहता है बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन प्रेगनेंसी मल्टीपल हो सकते हैं। खास तौर पे अगर एसटीडीज हो रहे हैं तो उसमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एग्लेक्टिशी। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर बेल निमोनिक होता है जो न्यूनेटाइटिस। तो बेल को आप खुद पूरा कर लें। सबसे पहले ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ई से ई कोलाई और एल से लिस्टीरिया। ठीक है, लिस्टीरिया जब भी बच्चों को होता है तो एक टिपिकल सी रैश क्रिएट करवाता है, ग्रेनुलोमेटस किस्म की। जार्डिनेला हो सकता है। अब जार्डिनेला क्या है, ये पैरासाइट है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हो गया। क्लेमिडिया भी बैक्टीरिया में आता है लेकिन एटिपिकल बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल नहीं होती। नजीरिया लिस्टीरिया ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लिस्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। इकोलाई ग्राम नेगेटिव है। ट्रिपोनिमा पैलिडम भी ग्राम
पॉजिटिव के अंदर आते हैं सिफिलिस की कैटेगरी में। और माइकोबैक्टीरियम जो है ये माइको जितने भी होते हैं ये एटिपिकल बग्स होते हैं, मतलब इनको स्टेन ही आप कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो मल्टीपल पैथोजेंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। स्टेनलेस स्टील हैज विच कंपोजिशन, ऑस्टिनेट कंपोजिशन है इसकी। 14-year-old newborn present with the cleft lip and the cleft palate. एज कितनी है 14 डे की। तो व्हाट ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट एट दिस, इस पेज पे उसकी लिप की आप रिपेयर करें। पैलेट के लिए रूल ऑफ 10 आपने याद रखने। बायलेटरल रेटिकुलर पैचेस इन द ओरल म्यूकोजा सीन। रेटिकुलर पैचेस अगर ओरल म्यूकोजा में हो तो डायग्नोसिस वाज रेटिकुलर ओरल लाइकन प्लेनस मिल गया। तो कहता है इम्प्लीकेशन वैसे तो टिपिकल होता है कि अगर आपको विकमैन स्ट्राया इसको कहते हैं, विकमैन स्ट्राया, ये लाइकन प्लेनस का फीचर होता है अगर ओरल म्यूकोजा। वैसे इसके पीस होते हैं, पॉलीग्लोनल होते हैं ये प्लेनर, और पॉलीग्लोनल होते हैं, ब्लैक सुपी होते हैं, पर्पल होते हैं, ठीक है। तो ये रेटिकुलर है, वो कहता है व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टाइप रेटिकुलर टाइप लाइकन प्लेनस है। वही मैं बता रहा हूँ विकमैन स्ट्राया इसको कहते हैं। इसकी एसोसिएशन देखी जाती है हेप सी के साथ ही ज्यादातर होती है। Patient eyes closed, you touch the eyelid with the pen. Which nerve is responsible for a sensory? तो ये trigeminal की V1 division होती है यहाँ पे। Which nucleus is affected in the Bell palsy? तो मोटर न्यूक्लियस फेशियल नर्व का जो कि किस जगह पे होता है ये भी आपको पता हो, पोन्स के अंदर। Which nerve lies superficially within the parotid gland? या बाजू का होता है पेरोटिड इंजरी से कौन सी नर्व इंजरी होती है, फेशियल नर्व होती है। इसीलिए तो ये प्लियोमार्फिक एडिनोमा की सर्जरी हर सर्जन नहीं कर सकता। Germination fusion occur during which stage of tooth development? वो proliferation stage होती है। A total of 1000 patients हैं, टेस्ट आइडेंटिफाइड 200 एज डायबिटिक। इस क्वेश्चन को मैं सबसे आखिर में करूंगा 128 को। herpes simplex infection diagnosed which drug is given to reduce the virus replication? वो acyclovir ड्रग होती है। अच्छा, acyclovir की एडवर्स इफेक्ट आपने याद रखने हैं, ये कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी भी करवाती है और ये सॉरी यूरोपैथी भी करवाते हैं। आप याद रखें बल्कि इसको, ये नेफ्रोपैथिक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। जब भी ये साइक्लोविर देनी है पेशेंट को हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना है, ठीक है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवाती है एटीएन, जिसमें कौन सी कैस्ट आती है ये भी पेपर में आता है, मडी ब्राउन कैस्ट। Patient present with brown patch on the face with keratin noted on the clinical examination. तो brown patch with the keratin ये likely keratoacanthoma होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा का होता है पर्ली और नोड्यूलर लियन, ठीक है। और जो स्क्वेमस होता है ये अल्सरेटेड, इसको कहा जाता है गंदा सा लियन, ये आपने याद रखना है। केराटोकैंथोमा में ब्राउन पैच होता है। व्हाट इज द ओनली ट्रू न्यूप्लाज्म ऑफ सीमेंटम? सीमेंटोब्लास्टोमा। ओस्टियोब्लास्टोमा बोन का होता है। एम्ब्लियोब्लास्टोमा लिवर का होता है। मोस्ट कॉमन वैसे मैलिग्नेंसी एम्ब्लियोब्लास्टोमा है, ये भी सीपीएसपी का पेट है। सीमेंटम जो होता है वो एवेस्कुलर होता है। कैंडिडा का सिनेरियो था विच एंटीफंगल अप्लाइड वंस डेली टू द बक्कल म्यूकोजा, वो फ्लूकोनासोल होती है। In a cleft palate repair, patient undergo anesthesia. Which type of RE ring adire 11 tube orientation should be used? North facing, south facing नहीं होगी इसमें। What is hyperthyroidism? How it is diagnosed and managed? Hyperthyroidism is basically overproduction of thyroid tissues. अच्छा, अब इतना टिपिकल सा सिनेरियो तो आता नहीं है। बेसिकली क्या होता है देखें, क्वाइटर है ना, क्वाइटर क्या होता है, थायराइड की एनलार्जमेंट। सॉरी दिस इज ट्रिक, तो ये थायराइड की एनलार्जमेंट। अब क्वाइटर कैन बी हाइपरथायराइड एंड इट कैन बी हाइपो, ये आपने बात याद रखनी है। अक्सर बच्चे क्वाइटर समझते हैं एफिशिएंसी में सिर्फ होता है, नो। गाइटर में अगली चीज आपने देखना है पेशेंट के सिम्टम्स क्या है। अगर हाइपर है तो आप ग्रेव सोचें,
अगर हाइपो है तो हैशिमोटो सोचें। ये बात आपने याद रखनी है। मेंटल, और फिर आगे अगली बात आती है, फॉर एग्जांपल ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि इनमें फिर क्या होगा, T3 T4 के लेवल ज्यादा होंगे और ये फीडबैक देगा ब्रेन को, तो TSH कम हो जाएगा। हैशिमोटो में T3 T4 जो होगा वो कम होगा, ब्रेन पर रिफ्लेक्स जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो TSH रिफ्लेक्सिवली ज्यादा हो जाएगा। तो अक्सर सिनेरियो ऐसे आता होता है, पेशेंट आया है, मतलब 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको जी डिफ्यूज काइटर है और ऑन एग्जामिनेशन उसको एडीमा है और TSH उसका 11 है, मतलब TSH ज्यादा है, तो ये टिपिकल हैशिमोटो होता है। बाज औकात हैशिमोटो की एक कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती है, ये किस में कन्वर्ट होता है, तो ये माल्टोमा में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूएस एमनी में बहुत क्वेश्चन आता था। मेंटल मैटर reinforced GPU, which clinical context does it apply to self-expanding mental strength में? ये सब नॉन Lycan with a wedge-shaped defect, reason composite value, उसका property material most relevant flexural strength उसकी होनी चाहिए। A diagnostic dental radiograph that shows a crown of the upper and the lower teeth simultaneously, single image, mainly used to detect the interproximal caries and bone level। ये Bitwig radiographs होते हैं। Universal numbering, which tooth is the canine labeled as 6, maxillary right canine होता है, उसको नंबर 6 दिया जाता है। और जो नंबर 22 होता है वो मैंडिबुलर का लेफ्ट के 9 होता है। नंबर 11 जो मैक्सिलरी लेफ्ट के 9। ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द मैक्सिलरी राइट थर्ड मोलर जो कि फर्स्ट होता है। कैरोटिड एन्यूरिज्म में क्लिनिकल फीचर्स, मतलब वो क्या है, पहले तो आपको पता हो कि एंटीरियर ट्रायंगल की स्वेलिंग है, ठीक है, एंटीरियर ट्रायंगल की स्वेलिंग होगी और ये एक्सपेंसाइल होगी, ठीक है, और पल्सेटाइल भी होगी। और ये देखें, ये अगर ट्यूमर होगा वो भी पल्सेटाइल होगा, स्लो ग्रोइंग होगा। और अगर डाइसेक्शन होगी तो स्ट्रोक के फीचर्स होंगे, और किधर होंगे बेसिकली, जो कैरोटिड होती है ना, ये डिवाइड होती है बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, और इंटरनल कैरोटिड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी में जाती है। तो इन दोनों का की वीकनेस के साथ पेशेंट आएगा। मैं आपको एक बताता हूँ, एक पेशेंट आएगा, उसको नेक में पेन है और जी उसको लेफ्ट हेमिप्लीजिया, तो इससे आप डायग्नोज कर लेते हैं कि यार इसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी उड़ गई है, कैरोटिड डाइसेक्शन हो गई है इसको। पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन बट इज सस्पेक्टेड टू हैव टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर। क्लिकिंग साउंड आपको सुनेंगे ही है। थोड़ा पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट टू कंफर्म, तो मैन्युअली पल्पेट आप करके उसको देख सकते हैं, डिस्प्लेस्ड होगा। 8 साल का बच्चा डेंटल ट्रॉमा एग्जामिनेशन में वर्टिकल रूट फ्रैक्चर एंड इमेच्योर परमानेंट टूथ विद एन ओपन एपिक्स, तो मैनेजमेंट उसकी क्या होगी, एपिक्सिफिकेशन होगी। ट्रीटमेंट ऑफ की एपिक्सिफिकेशन, सॉरी एपिक्सिफिकेशन, उसकी एपिक्स को अपनी जगह पे कर देते होंगे। Patient had pain while chewing उसको, she reports that excessive jaw use. She is counsel prescribed analgesic. What is the most likely muscle for her pain? तो कहता है जो मसल ओपन कर रहा होगा, तो ओपनर जो होता है वो लेटरल टेरिकाइड होता है, ये आपने याद रखना है। इस तरह पोस्टीरियर क्रिको रेटिनाइड जो होता है ये एबडक्टेड होता है वोकल कॉर्ड का, ये पेट क्वेश्चन है। इसी तरह जॉ को ओपन करने के लिए लेटरल टेरिकाइड होता है। Parietal cusp of the maxillary second premolar occlude in which part of the mandibular dentation, तो वो distal triangular fossa के अंदर होता है। What is a subluxation in the context of dental trauma? तो subluxation क्या होते हैं, tooth is mobile होता है but remains in, subluxation वैसे भी यही होती है कि वो अपने पोजीशन में रहता है, ठीक है, लिगामेंट की डिस्ट्रप्शन की वजह से। एक होती है डिसलोकेशन जो वो वहां से ही निकल जाता है।
ग्रीन स्ट्रिक इंजरी, ये आपको पता है रेडियस की इंजरी होती है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, बोन बेंड्स एंड ब्रेक ऑन वन साइड, टिपिकली ये बच्चों के अंदर होती है। और ये क्या होता है, मतलब ये बोन है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे छोटा सा एक लियन जा रहा होगा, इसको कहते हैं ग्रीन स्ट्रिक इंजरी। इसमें बेंडिंग हो जाती है, मतलब वन साइड कॉर्टिकल ब्रेक, अपोजिट साइड इंटेक, क्लासिकली बच्चों में देखा जाता है। पेशेंट प्रेजेंट विद zygomatic fracture, loss sensation over the upper cheek, the fracture कहाँ पे होगा, तो डाउनवर्ड टू मैक्सिला होगा। और ये मैक्सिलरी ब्रांच है बेसिकली, वैसे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की इंजरी हुई है, चीक और अपर लिप्स को यही सप्लाई कर रही होती है, V2 ब्रांच से आती है। Which impression material is used to deform under compressive forces during impression making? तो पोलीसल्फाइड यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें हाईएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन इसका रिस्क है, कस्टम ट्रे में ये यूज होता है। और ये जो पोली ईथर होता है ये ब्रेक हो जाता है अगर इसको फोर्स अप्लाई हो। विच डेंटल मटेरियल शोज अ कास्टिंग श्रिंकिंग अप्रोक्सीमेटली 2 से 2% वो बेस मेटल एलॉय होता है, BMA। What is the function of polyacrylic acid in the context of glass ionomer cement? Polyacrylic acid dentation conditioner होता है before applying glass ionomer cement to improve adhesion. What is the purpose of an electroplated copper jacket in dental procedures? They are used as temporary matrix for indirect gold restoration के लिए, particularly in the cost glue and inlays or onlays to help define margins and maintain tooth anatomy. ये margins और anatomy को maintain करेंगे during impression और wax up phases में। Which substance is used to glass ionomer cement to modify or control its setting time? तो tartaric acid इसमें इस्तेमाल होता है। Which component fruit or vegetable most significantly tighter fibery content health benefits? तो fruits कहता है, which component इसमें होता है, नॉन डाइजेस्टिबल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इनमें, सेलुलोज और पेक्टिन ये होते हैं बेसिकली। और यही आपके बेसिकली सेलुलोज वगैरह क्या होते हैं, अब ये फॉर एग्जांपल आपने इंटेस्टाइन्स में खाए तो इंटेस्टाइन में स्टिक रहते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को खींचते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं। A drop of water is placed on dental cath surface. The angle of contact is measured to assess the property which is being evaluated. Wettability इसको कहते हैं। What is the relation में homocystinemia और vitamin B12? ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका होमोसिस्टीन होता है ये कन्वर्ट होता है मिथियोनिन में। इसी प्रोसेस में आपका डाईहाइड्रोफोलेट जो होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है। इस पूरे स्टेप में विटामिन B12 यूज होता है। तो जब भी किसी मरीज को चाहे उसको फोलिक एसिड की कमी हो तब भी होमोसिस्टीन बिल्डअप हो जाएगा, या अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तब भी होमोसिस्टीन बिल्डअप हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, इन दोनों का लॉक होता है, इसको फोलेट ट्रैप कहा जाता है। इन दोनों का आपस में रिलेशन, यहाँ पे एक अक्सर सवाल होता है कि आप कैसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे कि फोलिक एसिड पेशेंट को कम है या B12 कम है, कि दोनों के अंदर होमोसिस्टीन तो दोनों के अंदर रेज्ड होगा। तो एक चीज होती है जो कि B12 के स्पेसिफिक है कि ये मिथाइल मेलोनिक एसिड को प्रोपेनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करता है। तो B12 की जब भी डेफिशिएंसी होगी पेशेंट को तो मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल ज्यादा होते हैं अदर देन होमोसिस्टीन। तो ये एक डिफरेंशियल पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वुमेन के जो 8 बच्चे हैं फटीग और पैदा लाइकली डेफिशिएंसी इसमें आयरन डेफिशिएंसी होगी विद लो MCB के साथ। और क्या चीज ज्यादा होगी इसमें, TIBC। ये आपने बात याद रखनी है, आयरन डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस ही TIBC से होता है। Dentist advises a patient to eat from fruit and vegetables. Why? क्योंकि ये देयर फाइबर्स इरिटेट जंजाइवा और उनके ब्लड फ्लो को वो ज्यादा कर देते हैं, इस वजह से नरिश करते हैं। What is the definition of stippling of gingiva and what does the orange peel appearance refer to? ये हेल्दी अटैच जंजाइवा की अपीयरेंस होती है, रिसेंबल्स एन ऑरेंज पील अपीयरेंस ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक एलिवेशन डिप्रेशन जंजाइवल एपिथेलियम। ये फिजियोलॉजिकल सीन होती है वैसे।
Cohort study में most deviations are typically observed after start of study. तो which type of bias is most commonly introduced in this scenario? ये attrition bias होती है. Participation after enrollment leading to नॉन रैंडम लॉग ये खुद बदलना शुरू हो जाते हैं. कोहॉर्ट में ही जो मसला होता है, फॉलो अप जो होता है वो डिफिकल्ट होता है. विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन डाटा आर स्क्यूड, तो उसमें मीडियन होता है. वैसे जो स्क्यूड डाटा नॉर्मली जो होता है ना, ये नॉर्मल डाटा ऐसे होता है बेल शेप का, ठीक है. दरमियान में मोड होगा सबसे एलिवेशन, मीडियन में सेंटर में होता है, सॉरी मीन सेंटर में होता है और मीडियन साइडों पे होता है. लेकिन स्क्विड में तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, यहाँ वो पॉजिटिव होता है, वो एक तरफ डाटा ये है ना, जिस तरह सारे का सारा डाटा ऐसे एक तरफ हो जाएगा, बेल शेप नहीं रहता. तो कहता है विच मेजर ऑफ सेंट्रल डाटा स्क्विड, तो उसमें मीडियन जो होता है वो मोस्टली हम देखते हैं मीडियन राइट वर्ड चला गया, लेफ्ट वर्ड चला गया. पेशेंट है और अर्ली ऑनसेट पेरिडोनाइटिस है और पाल्मर प्लांटर केराटोडर्मा जेनेटिकली एनालिसिस में म्यूटेशन इन द कैटेप्सिन सी जीन, कैटेप्सिन सी जीन की म्यूटेशन है. तो इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा? पेपिलियन लेफीवर सिंड्रोम है इसमें. एhlers-Danlos में तो टाइप 3 कोलेजन होता है. ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में टाइप 1 कोलेजन होता है. में कोलेजन की ब्लिस्टर्स वैसे बनते हैं. में which of the following commonly cause neglution image opening of teeth? Which of the following epithelia is pseudostratified in structure? तो ये आपने याद रखते हैं, अगर एक आपसे कोई पूछे ना तो ये रेस्पिरेटरी होती है. वैसे ये pseudostratified इसके अलावा किधर होती है? ये यूरिथ्रा में होती है. यूरिथ्रा के कुछ कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं, ये वहां पे pseudostratified एपिथेलियम होते हैं, जिस तरह प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के बाद मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जिस तरह. ओहो, आगे लेक्चर इतना डाल रहा. Which cortical areas supplied by anterior cerebral artery particularly regarding motor? तो ये मैंने उस दिन भी ड्रॉ किया था, ये आपकी कॉर्टेक्स है, ठीक है. इसमें मोटर होमंकलस होता है. यहाँ पे आपका हैंड्स का एरिया होता है, यहाँ पे आपकी आईज का एरिया होता है, फेस का एरिया होता है, यहाँ पे आपके लोअर लिम्स होते हैं और ब्लैडर होता है अंदर की तरफ. तो इस अंदर वाले एरिया में आपकी इंटरनल कैरोटिड की जो ब्रांच होती है बेसिकली ये होती है एंटीरियर. बाजू का एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एनपीएच, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकैप. जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो ये एरिया कंप्रेस्ड हो जाता है. तो पेशेंट में 3 साइंस आती हैं. एक होता है डिमेंशिया, पैराकॉर्टिक इन्वॉल्व हो रही है. डिमेंशिया के साथ एक और चीज होती है, पेशेंट को क्या होता है? एटेक्सिया, और पेशेंट को लोअर लिम्ब की वीकनेस होती है. तो इसको कहते हैं वेट. और एक और चीज थोड़ी होती है एटेक्सिया, तो वीकनेस की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो जाता है. तो वेट, वॉबली और वेडलिंग, मतलब ये पेशेंट के साइंस आते हैं अक्सर. तो ये इसमें जो असल कोर कॉन्सेप्ट आ रहा होता है वो मोटर होमंकलस को होता है कि जो आपका मीडियम साइड होती है ना कॉर्टेक्स की, इधर आपके लोअर होते हैं, इधर आपका ब्लैडर होता है, आपके ब्रेन की, इधर आपका मिडल अपर लिम्स है, फेस है, आई का एरिया है. यंग पेशेंट है, बायलेटरल पेनलेस, जॉ स्वेलिंग है, चर्ब लाइक है, फेशियल अपीयरेंस है, और रेडियोग्राफ में मल्टी लोक्यूलर रेडियोल्यूसेंसीज आ गई हैं. तो ये चेरुबिज्म है. वैसे एक्टिनोमाइसिस भी थोड़ा बहुत इस तरह का होता है, लेकिन उसमें वो टिपिकल येलो कलर की ग्रेन्यूल्स होते हैं. पेन इन पेरिटाइटिस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू व्हिच नर्व? तो पेरिटाइटिस में कौन सी नर्व होती है? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सेंसरी डिवीजन V3, बेसिकली मैंडिबुलर ब्रांच की.
ट्राइजेमिनल की। तो ये पेन और सेंसेशन लेके जाती है के पास, जो कि सेंसरी हैं। इसके दो पाथवे होते हैं, डायरेक्ट पाथवे होता है जो कि डोपामिन डिपेंडेंट होता है, एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है। तो ये दोनों वैसे पाथवे डोपामिन से ही होते हैं। डायरेक्ट पाथवे का मसला पार्किंसन में होता है, इनडायरेक्ट का हंटिंगटन डिजीज में होता है। सेंट्रल नाइग्रा पार्किंसन में कभी कभी ये सब थैलेमिक का सिनेरियो होता है। विल्सन में क्या होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखते हैं, पार्किंसन में सब्सटेंशियल नाइग्रा का इशू हो गया, ठीक है। इसका निमोनिक होता है ट्रैप। ट्रैप ट्रैप में क्या है, ट्रेमर है, रिजिडिटी है, एकाइनेसिया है और पोस्चर के मसले हैं, ठीक है। अब जो होता है विल्सन, विल्सन में आपका एल एफ टी सारी रेंज होते हैं, साथ काइशर फ्लैशर रिंग होती है। ये पेट सिनेरियोज हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल होता है कि ये किधर होता है, ग्लोबस प्लाइडस के अंदर ज्यादातर सिनेरियो आता है कॉपर की डेपोजिशन। हेमीप्लिस्मस में मसला क्या होगा, अगर एक पेशेंट है उसका राइट हैंड, ये याद रखनी है आपने। ट्रेगस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज ड्राइव फ्रॉम विच फेरेंजियल आर्च से। तो ट्रेगस शुरू वाली आर्च से होता है, फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्च से वैसे होता है। तो ये, हाँ, ऑरिकुलर हेलिक्स से होता है दोनों आर्चेस। विच पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल, बैलेंस और पोस्चर सेंट्रल पार्ट होता है जिसको फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब कहते हैं। लिप्स की मूवमेंट लेटरल हेमिस्फीयर से होती है। एक्सटर्नल ईयर्स ड्राइव फ्रॉम विच, बेसिकली क्लेफ्ट से एम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट वाला जो क्लेफ्ट होता है उससे आप बन जाता है। अब एक बाकी फोर तक यूरिकियल साइनस बनाते हैं। ये आपने याद रखना है, ये आर्चिस से बनती है, फर्स्ट से सेकंड टू फोर्थ तक। नॉर्मली हमारे फ्यूज कर जाते हैं। स्टाइलाइट प्रोसेस टेम्पोरल बोन ड्राइव फ्रॉम विच फेरेंजियल आर्च। तो ये सेकंड फेरेंजियल आर्च से आता है। एक आर्च होती है, एक क्लेफ्ट होती है। क्लेफ्ट आपने याद रखना है, जो आपके क्लेफ्ट होते हैं ना ये डीजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ पहले वाला क्लेफ्ट रहता है। जो आर्चेस होती है, मतलब अब होप सो आपको इतना तो समझ होगी, ये क्लेफ्ट होते हैं, ये आर्च होती है। हर आर्च का ऑपरेटर्स होता है, उसमें मसल्स भी उसमें ड्राइव होते हैं। फेरेंजियल आर्च का बेसिकली फेरेंजियल अपरेटस होता है, फिर उसका एक मस्कुलर सप्लाई होती है, उसकी नर्व होती है, उसकी आर्टरी होती है। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा बॉक्स बना हुआ है, मैं तो हर पेपर से पहले जब भी जितने भी दिए हैं वो बॉक्स पढ़ के जाता होता था। फ्रंटल बोसिंग इन सीन इन विच कंजेंटल क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटी, ये क्रूजन में होती है। और शोल्डर वाली जो थी वो पायरोपन में थी, आई थिंक सो। शोल्डर वाली वैसे किस में थी, शोल्डर वाली क्रूजन में ये है। ट्रिकर कॉलर में तो मैंडिबुलोफेशियल डिस्टोसिस होती है, डाउनवर्ड स्लैंटिंग आई एक्सटर्नल फ्रंटल बोसिंग उसमें नहीं होती ट्रिकर कॉलर में। ये भी फ्रेंजल आर्चेस के मसले हैं। पायरोबन में माइक्रोगैंथिया होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है। जो क्लिपल फील है सर्वाइको वर्टिब्रल फ्यूजन में होती है, शॉर्ट नेक होती है। फ्लोराइड कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन में प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इन द पॉपुलेशन, ये काम है फ्लोराइड की प्रेजेंस का। ये कम्युनिटी में हाई मोटर टीथ आए हैं, जॉइंट पेन है, फ्लोराइड के लेवल बहुत ज्यादा थे, विच कंडीशन लाइकली प्रेजेंट। ऑप्टिमल फ्लोराइड कंसंट्रेशन वाटर में क्या होना चाहिए, तो डेंटल फ्लोरेसिस, ये डायग्नोसिस तो ये मोटल टीथ है। ऑप्टिमल लेवल 0.73 पार्ट्स पर मिलियन है। व्हाट इज अ डेंटल एबनॉर्मलिटी यू सी नोन एज टर्नर टूथ।
टर्नर टूथ जो फॉर्म ऑफ एनिमल हाइपोप्लेसिया होता है रिजल्ट फ्रॉम द लोकल इन्फेक्शन से या ट्रॉमा टू द प्राइमरी टूथ which affect the developing permanent tooth underneath, which stage of oogenesis remain dormant for until ovulation तक। ओव्यूलेशन पे मियोसिस 1 होती है पहली बात, फर्टिलाइजेशन पे मियोसिस 2 होती है। अगर एक बच्चे को ये बातें याद है कि ओव्यूलेशन पे मियोसिस 1 है, फर्टिलाइजेशन पे मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, ओव्यूलेशन पे मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, तो ओव्यूलेशन से पहले पहले जो होगा वो सारे का सारा आपने याद रखना है, जो प्रेजेंट होगा प्राइमरी ओसाइट होगा। ये एक तो ये क्वेश्चन है कि ओव्यूलेशन पे प्राइमरी ओसाइट कौन सी कंप्लीट करता है फेज सेल डिवीजन की, तो मियोसिस 1, और फर्टिलाइजेशन पे मियोसिस 2। वैसे जो होते हैं ये, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉलिकल्स होते हैं, जर्मिनल फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स फिर आगे उनकी एपिथेलियम चेंज होती रहती है और फिर वो प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं जिसमें एक अंदर बेसिकली एग होता है और फिर सिंपल एपिथेलियम उसके अराउंड होती है, उसको प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। शुरू में ओगोनियम होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ओसाइट प्रोफेज 1 में होते हैं काफी साल तक और मेटाफेज 2 में अनटिल फर्टिलाइजेशन, तो ये वही बात कर रहे हैं। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है वो स्प्लीनिक आर्टरी से होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको पता हो, दिस इज योर सिलिक आर्टरी। इसकी 3 डिवीजन्स आपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। एक आपकी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक होती है स्प्लीनिक, और एक आपके पास होती है हेपेटिक आर्टरी। इसमें से फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल आती है और राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी आती है, राइट से फिर सिस्टिक आती है। तो ये तो एक इलादा इसका सिनेरियो है, इसको आप मिस करा दें। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये एनास्टमोस करती है ऊपर से इसोफेजियल आर्टरी के साथ। आर्टरी के लिए तो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन वेन के लिए, क्योंकि ये वेन फिर पोर्टल वेन्स बनाती हैं, तो ये है आर्टरी तो एनास्टमोस नहीं करेगी सॉरी। फिर उसके बाद स्प्लीनिक आर्टरी आगे आएगी, स्प्लीन ये तो स्प्लीन में जाएगी। दूसरा यहाँ से गया, तो ये जो स्टमक होता है, स्टमक में यहाँ से आपकी आर्टरी एक चले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, ठीक है, ऊपर से, और यहाँ से फिर आपके पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से ये फंडस के एरिया में आती हैं, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इनको कहते हैं। तो यही होता है बाज़ औक़ात के अगर स्प्लेनिक हाइपरटेंशन होगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्प्लीन के अंदर थ्रोम्बोस होगा, तो ये गैस्ट्रोपैथी में यही डायलेट हो जाती हैं। वो आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रोपैथी आ रही है पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर, जब एंडोस्कोपी करते हैं तो फंडस में वेरिसेस ब्लीड कर रही होती हैं। तो वजह यही होती है कि स्प्लीन के अंदर जब प्रेशर बिल्डअप होता है, ये वैसे स्प्लेनिक वेन में होता है, क्योंकि वेन का फिर अपोजिट है, जो स्प्लेनिक वेन है वो और फिर आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये दोनों मिलती हैं और ये फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ ज्वाइन करती हैं तो पोर्टल वेन बन जाती है। तो स्प्लेनिक वेन के अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन करती हैं। तो जब स्प्लेनिक वेन में प्रेशर बिल्ड, पोर्टल वेन में प्रेशर बनेगा तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में भी प्रेशर बिल्ड होगा, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में भी, स्प्लेनिक वेन में भी प्रेशर बिल्ड होगा। स्प्लेनिक वेन में जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन में भी प्रेशर बिल्डअप होगा। तो फिर क्या होगा, स्टमक की जो फंडस का एरिया होता है, क्योंकि जिधर आर्टरी सप्लाई होती है उधर ही वेन्स होती हैं। तो मैं पहले आर्टरी के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्टरी तो नहीं होता, हम तो वेन्स पढ़ते हैं। तो वेन्स नॉर्मली फिर डायलेट कर जाती हैं तो वेरिसेस होती हैं, फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक। तो अक्सर सिनेरियो वो देख के आपसे पूछते होते हैं कि एक पेशेंट है उसमें जी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स जो है वो डायलेटेड नजर आई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट क्या होगा, आपने पोर्टल वेन के अंदर थ्रोम्बस को रूल करना है, पीवीटी। उसके लिए आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि स्प्लेनिक वेन के अंदर थ्रोम्बस तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये वो सारा नीचे एक्सप्लेन हुआ है। Chronic condition caused by excessive fluoride intake over many years, particularly drinking water, endemic result, joint stiffness, mortality to chronic endemic fluorosis। ये fluorosis मुझे भी याद हो गया। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जब आप एक्सपायर कर रहे होते हैं नॉर्मली, देखें ये दिस इज टाइटल वॉल्यूम, फिर फोर्स, दिस इज इंस्पायरेशन वॉल्यूम, दिस इज फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम, दिस इज टाइटल वॉल्यूम। तो नॉर्मली आपका जो ये
एक बेस लाइन फ्लूइड रह रही होती है लंग्स के अंदर, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद, देखिए मैक्सिमम एक्सपायर किया, फिर उसके बाद भी जो एयर रहेगी जो उनको कोलैप्स होने से बचाती है। हमारे सर अक्सर कहते होते थे कि जो आप ये रखते हैं पीप, पीप एक्सपायरेटरी प्रेशर कितना रखते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर तक, बाज औकात एआरडीएस में 15 सेंटीमीटर तक। ये क्या होता है पीप? आप बाहर से एक प्रेशर दे रहे होते हैं एयरवेज को ओपन करने के लिए। तो सर हमारे अक्सर कहते होते थे कि जब आप पेशेंट को ईटीट्यूब पास कर देते हैं तो तब पीप कौन मेंटेन कर रहा होता है? तो पीप आपका रेजिडुअल वॉल्यूम मेंटेन कर रहा होता है उस वक्त, वो 1.5 लीटर तक होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द वार्म एयर दैट इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ये 500 ml तक होता है। और ये भी आपसे अक्सर पूछा जाता है मिनट वेंटिलेशन का फार्मूला, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। ये पैरामीटर्स होते हैं आपके, याद रखिएगा आपके मुनि उसके वेंटिलेटर के। ये ऑक्सीजनेशन को जब भी किसी मरीज की ज्यादा करना हो, सॉरी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करना हो ना, तो टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट के साथ खेलते हैं। और जब भी किसी मरीज की ऑक्सीजनेशन ज्यादा करनी हो, FiO2 और पीप के साथ खेलते हैं। ये वैसे आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने आईसीयूज में काम करना होगा, जाहिर सी बात है कर भी रहे होंगे। तो ये दो पैरामीटर्स याद रखें। अगर कोई मरीज CO2 रिटेन कर रहा हो तो ये पैरामीटर्स आप एडजस्ट करें। अगर कोई मरीज की पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम आ रहा हो तो इन पैरामीटर्स को खेलें। ठीक है, बहुत लोकल वार्म। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है आपको पता है? जिसकी पीएच का इनवर्स रिलेशन है CO2 के साथ। ठीक है जी, तो अगर अगर एक पेशेंट है जिसकी पीएच कम है और उसकी आपने CO2 जब चेक की तो CO2 उसका इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप रूल आउट मेटाबॉलिक काज होगी। ये बात याद रखनी है आपने। अगर पीएच कम है तो CO2 उसकी ज्यादा होने चाहिए, तब आपके पास रेस्पिरेटरी काज होगी। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसकी पीएच कम है, CO2 नॉर्मल है और उसका साथ बाई कार्ब कम आ गया, तो ये जो एसिडोसिस इसको होड़ है, ये मेटाबॉलिक होगा। अगली चीज आपने क्या करनी है? एनाइन गैप करना है। एनाइन गैप की डेफिनेशन क्या होती है? ये ये लेता है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास हाई एनाइन में मेयर्ड कैटाइंस में से तो मेयर्ड वाले वो होते हैं जो आपको पता हो, सोडियम आपको पता है, पोटाशियम पता है, आप माइनस क्या करते हैं? क्लोराइड और बाइकार्ब, ये तो आपको पता है। तो एनाइन गैप अगर ज्यादा हो रहा है ना, एनाइन गैप रेज हो रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई अनमेयर्ड चीज अंदर पड़ी हुई। ये कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो यकीन करें आप चीजें हो जाए। तो ये सारे अनमेयर्ड एनाइंस हैं, मेथनॉल, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, ये सब अनमेयर्ड है, ये मेयर्ड नहीं थे। एक कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल एनाइन गैप होता है, वो कब होती है? जब पेशेंट को डायरिया हो रहा हो। डायरिया हो रहा हो तो उसमें क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो होता क्या है कि आपका एनाइन गैप जो होता है वो ना से बॉडी रिस्पॉन्सिवली क्लोराइड जरा कर लेती है। बाकी ये काजेज आपने याद रखनी है। इसका फिस्टुला काज है सिग्माइडोस्कोपी, सेलाइन इन्फ्यूजन, सेलाइन वाली बात मैं आपको बता ही देता हूँ। जब पेशेंट को कुछ फ्लूइड ना, तो फ्लूइड एंजियोटेंसिन सिस्टम बंद आप कर देंगे, रहना एंजियोटेंसिन सिस्टम बंद होगा तो एल्डोस्टेरॉन कम होगा। एल्डोस्टेरॉन के 3 काम मैंने आपको बताए थे, बॉडी से एसिड को कम करना, पोटाशियम को कम करना और सोडियम को ज्यादा करना, ये नॉर्मल इसके काम है। जब आप एल्डोस्टेरॉन को बंद करेंगे तो बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाएगा, पोटाशियम भी ज्यादा हो जाएगा, सोडियम कम। याद है? तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस इस एसिड की वजह से होती है। ये आपने बात याद रखनी है, ये 1 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट है कि ये जो पेशेंट होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा फ्लूइड दे रहे होते हैं उसको
देखने का एक तरीका ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी में एक सेल लाइन का डिफरेंस, एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है सेल वॉल। अगर किसी सेल वॉल उड़ जाए और अंदर से एंजाइम्स बाय ब्लड में आना शुरू हो जाए, ये इरिवर्सिबल इंजरी होती है। ये बात याद रखनी है आपने। ये फिर न्यूक्लियर चेंजेस बाद में आती हैं। असल बात होती है सेल वॉल की इंटेग्रिटी उड़ जाती है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ब्लड विस्कोसिटी देखिए, अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें टोटल पेरिफेरल प्रेशर हो जाएगा। आयनाइजिंग रेडिएशन डीएनए के ऊपर भी इसलिए कार्सिनोजेन्स हैं। रिसर्च नहीं होती। डेंटल स्टडी वाज कंडक्टेड स्कूल में और डीएमएफटी इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड। नो स्टैटिकल एनालिसिस वाज डन। टाइप ऑफ स्टडी ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा इसमें। डेंटल कैरियर्स की एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं बच्चों के अंदर, ये भी डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। पेशेंट को टेंडर स्वेलिंग है एंगल ऑफ मैंडिबल पे। एग्जामिनेशन में जुगुलर डाइगेस्ट्रिक नोज एंड लार्ज एंड डीप सर्वाइकल नोज विच आर फॉलोइंग लाइकली प्राइमरी साइड। तो ये ज्यादातर जुगुलर डाइगेस्ट्रिक टॉन्सिल्स और ये डिप्थेरिया के साथ अक्सर ऐसे ही आता है पेशेंट। विच न्यूक्लियस लोकेटेड फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो लेटरल वेंट्रिकल में कॉर्डेट होता है न्यूक्लियस। असल में कॉर्डेट जो होता है ना, वो ऐसे होता था। ये कॉर्डेट होते हैं और ऐसे करके ना, नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे ऐसे, मैं बताता हूँ। ये वेंट्रिकल्स होते हैं दरमियान में, ऐसे कॉर्डेट आ रहा होता है, दोनों तरफ थैलेमस पड़ा होता है। फिर आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है ना, ये आपकी होती है दोनों तरफ इंटरनल कैप्सूल, ऐसे करके आपका दोनों तरफ ये लेंस की तरह का लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स बाद पूछे जाते हैं। दरमियान में वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर कॉर्डेट पड़ा होता है, फिर ये लेंटिफॉर्म होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोबस प्लाइडस होता है, इंटरना एक्सटर्ना, और एक का नाम क्या होता है मुझे खुद भूल के। तो ये फ्लोर के अंदर जो होता है वो लेटरल वेंट्रिकल के, वो आपका क्या पड़ा होता है, कॉर्डेट होता है। हाँ, पुटामन होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पुटामन कहते हैं, पुटामन। ये वैसे आपको सीटी स्कैन में अगर कोई देखने को मिल जाए तो आप बोलते हैं। विच लिम्फ नोड पैलेटल टॉन्सिल्स को या फेरेंजियल टॉन्सिल्स को बिल्कुल साथ यूक्लोडाइगेस्ट्रिक नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स वैसे होते हैं। Which of the following is a subarachnoid cistern? Cisterna magna. जो सिस्टर्ना काइली है, साउंड सिमिलर बट लिम्फेटिक स्ट्रक्चर होती है थोरैसिक डक्ट के करीब। सेंट्रल कैनाल जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है। सेरिब्रल इक्वेटर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में होती है। इफ द subarachnoid space is blocked, कौन सी स्ट्रक्चर डायलेट होगी? तो जाहिर सी बात है, आपको पता हो, यहाँ से शायद आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है। मतलब आपकी बॉडी में ये तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेटरल वेंट्रिकल आए थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड आगे मिड ब्रेन में आया सेरिब्रल इक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल बना, फिर ये ऐसे नीचे सेंट्रल कैनाल के तौर पे वेंट्रिकल शुरू हो जाते हैं, टेपर डाउन कर जाते हैं आखिरी पार्ट में। तो अब यहां से एक इसकी ओपनिंग है सबअरेकनॉइड स्पेस में और एक सेंटर में, इसको कहते हैं फोरामेन लश्का। इनको लश्का लेटरल साइड पे, और ये फोरामेन मेचेंडी होता है जो सेंट्रल में होता है। फिर कहते हैं सब रेकनाइट स्पेस आपकी बंद हो जाए, यहां से आप उसमें ड्रेन ही नहीं कर पा रहे, तो उसके रिस्पॉन्स में अब आप खुद बैक फ्लो जाए, ये आपने ब्लॉक कर दी, ठीक है। यहां से ओपनिंग थी, ये ओपनिंग्स आपने बंद कर दी, तो पीछे फ्लो जाता जाता सेरेब्रल एक्वेडक्ट तो डायलेट होगी नहीं, लेटरल वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे। इसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस कहते हैं, डायलेटेड। विच लिम्फ नोड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लोअर लिप में इन्वॉल्व होती है, वो कौन सी होती है? सब मेंटल और सब मैंडिबुलर होते हैं। What is a ductility in the context of dental or clinical material science?
मटेरियल की अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज होने के बिफोर रप्चर, इसको कहते हैं डक्टिलिटी। मटेरियल विद अ लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नीडेड फॉर यूज इन डेंटल में यूज किया जाता है। क्यों इसको सूटेबल होता है कि इनकी लो थर्मल एक्सपेंशन, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इनको यूज किया जाता है, इसलिए डेंटल में। व्हाट इज द सॉल्यूशन हार्डनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेंटल, ये पहले भी हम कर चुके हैं। ये इनकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस को ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना असल वाला जो एक तो ऊपर 128। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब भी आप कोई भी टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल, यार अब ये ड्रॉ हो जाए सही। ओके, सो ये आपका एक टेस्ट होता है और इधर डिजीज होता है। टेस्ट पॉजिटिव होगा, टेस्ट नेगेटिव होगा। कहता है टोटल 1000 पेशेंट है, टेस्ट ने आइडेंटिफाई किया है 200 उनमें से डायबिटिक है। अपॉन कंफर्मेटरी 1800 आर फाउंड टू बी डायबिटिक बट 100 वर फॉल्सली लेबल्ड डायबिटिक पेशेंट। मतलब 200 नहीं, टेस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, कंफर्मेटरी पे 180 आपके डायबिटिक आए हैं, ठीक है, और ये डायबिटीज नेगेटिव है। 180 डायबिटिक्स है और टेस्ट आइडेंटिफाई 200 एज डायबिटिक। 200 इसमें से डायबिटिक है, टोटल 200 डायबिटिक है, लेकिन टेस्ट ने सिर्फ से 180 को आइडेंटिफाई किया कि वो डायबिटिक है, और 100 जो है वो फॉल्सली लेबल डायबिटिक, तो ये 100 हो गए। अब जो आपके पास 20 है वो आपके पास इधर आ गए, और रिमेनिंग अगर आप देखें ना 200, 300, 700। अब इसमें होता ही है, ये जो ग्राफ होता है ना, इसमें हम आपको बताता हूँ, इधर होते हैं ट्रू पॉजिटिव, इधर आपके पास होते हैं बेसिकली जो ये टेस्ट है, और ये डिजीज होता है। जो इस कॉलम में होते हैं ये ट्रू पॉजिटिव होते हैं, और जो आपके पास इस कॉलम में होते हैं 20 तक की जो पेशेंट लिखे हुए हैं, ये आपके पास होते हैं फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। हाँ, इधर आपके ट्रू नेगेटिव होते हैं और इधर आपके फॉल्स नेगेटिव होते हैं। ये नॉर्मल एक हायरार्की होती है। इस टेस्ट में भी मैंने ऐसे अप्लाई किया है कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव 180 पेशेंट थे, कि 180 तो कंफर्म हो गए ट्रू डायबिटिक थे, लेकिन उसने क्या कहा था, टेस्ट ने आइडेंटिफाई किया था 200 पेशेंट को डायबिटिक। तो 200 टोटल टेस्ट ने आइडेंटिफाई किए थे, इसलिए मैंने आपको आज शुरू में मैंने गलती से नीचे लिख दिया है, टेस्ट ने 200 को कहा कि डायबिटिक है, ठीक है। टेस्ट मतलब टेस्ट में अप्लाई हुआ है वो 200 पेशेंट है, जिसमें से 180 डायबिटिक कंफर्मेशन पे आ गए, तो 20 इसका मतलब है नहीं है डायबिटिक, ठीक है। और 100 वर फॉल्सली लेबल डायबिटिक, ये कि उनमें टेस्ट नेगेटिव है लेकिन वो है डायबिटिक। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, और फिर आप ये एक हायरार्की समझ लें अपने दिमाग में, कि आपका इधर आप हमेशा टेस्ट अप्लाई करते हैं और इधर आपका डिजीज होता है, कोई भी डिजीज हो सकता है, डिजीज पॉजिटिव डिजीज। तो अगर टेस्ट पॉजिटिव हो डिजीज भी हो, इसको कहा जाता है ट्रू पॉजिटिव। अगर किसी मरीज में टेस्ट पॉजिटिव हो लेकिन डिजीज ना हो, उसको कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें डिजीज भी ना हो, टेस्ट भी ना हो, उसको ट्रू नेगेटिव कहते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें टेस्ट नेगेटिव हो लेकिन डिजीज हो, इसको फॉल्स, इसको सॉरी ट्रू नेगेटिव हो गया, और सॉरी फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, ट्रू पॉजिटिव इन टू ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो आप 200 को सॉरी 180 को डिवाइड कर लें 200 के साथ, तो ये अप्रोक्सीमेटली 90% इसका आंसर आता है इसका। होप सो दिस सेशन हेल्प्स यू, और थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।